मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मादा जननांग के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने समझा था नर जननांग के बारे में, और आज हम लोग समझते हैं मादा जननांग के बारे में। नर मतलब मेल और मादा मतलब फीमेल होता है। ससुरा बड़ी कंफ्यूज करते हैं, तो हम मेल और फीमेल बोलेंगे, ठीक है। कोई को बड़ी कंफ्यूज करता है नर मादा, कभी नर को फीमेल में घुसा देता है और कभी मादा को मेल में घुसा देता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल समझिएगा, लेडीज जेंट्स, समझ पा रहे। नर जननांग को बताने से पहले हमने आपको परिभाषा बताया था कि ससुरा नर जननांग होता क्या है। तो हमने बताया था कि नर के शरीर का वह भाग जो बच्चा पैदा करने में जो सहायता करता है उसे नर जननांग कहते हैं। अब मादा जननांग क्या हुआ, तो मादा के शरीर का वह भाग जो बच्चा पैदा करने में या जनन प्रक्रिया करने में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मादा जनन अंग। क्या बोलेंगे, मादा जनन अंग, या नहीं तो जननांग बोलेंगे। अरे भैया देखो, जनन जोड़ अंग इक्वल टू जननांग होता है। क्या होता है, जननांग। तो जननांग बोलो चाहे जनन अंग बोलो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो, मादा जनन तंत्र के भी कुछ अंग हैं। तरह नर जनन तंत्र के अंग थे वृषण, अधिवृषण, उसी तरह ससुरा मादा जनन तंत्र के भी अंग है। सबसे पहला जो अंग है अंडाशय है, इंग्लिश में इसे ओवरी कहा जाता है। जिस तरह नर के शरीर में वृषण था ना मित्रों, वृषण क्या करता था, ससुरा शुक्राणु का निर्माण करता था ना। उसी तरह ससुरा अंडाशय क्या करता है, अंडाशय ये अंडाणु का निर्माण करता है, यानी कि अंडा का निर्माण करता है। अंडाणु बोलो चाहे अंडा बोलो चाहे डिंब बोलो, डिंब। अब देहतिया भाषा में इसको ससुरा डिमा बोल देता है, समझ पा रहे हैं। तो डिंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिंब। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, ओवम। क्या कहा जाता है, ओवम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा। तो ये जो अंडाशय है ना, ये देखिए, ये आपका अंडाशय है। ये जो भाग है ना मित्रों, ये आपका अंडाशय है। और स्त्री के शरीर में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, यानी कि 2 गो अंडाशय पाया जाता है, जो कहां होता है, जो मादा शरीर के निचले पेट के पास होता है। कहां होता है, निचले पेट के पास होता है। अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो एक बार देखिए कहां है आपका अंडाशय, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ससुरा अंडाशय में किस चीज का निर्माण होता है, अंडाणु का। अंडाणु मतलब अंडा का, ठीक है। अरे ऐसे दिमाग लगाओ ना यार। चिड़िया जो है, मादा जो चिड़िया होती है वो कौन सी देता है, अंडा देता है। तो लेडीज क्या है, मादा ही है। तो मादा क्या देगा, अंडा देगा। तो अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाणु। क्या बनेगा, अंडाणु। और वृषण में क्या बना था, शुक्राणु। अब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तभी ना बच्चा पैदा होगा मित्रों। तो उसी तरह समझना है कि ये अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। अब ससुरा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ। ये जो अंडा जो बनता है, ये अंडाणु ससुरा इस जगह पर आता है, यही बच्चे का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं मित्रों, गर्भाशय। आप ये जो भाग देख रहे हैं ये ससुरा गर्भाशय है। तो ये भाग से जो जुड़ा है ना, देखिए ना, यहां जो जुड़ा है एक झिल्ली से जुड़ा है, जिसे हम लोग मेसोवेरियम नाम की झिल्ली कहते हैं। अब ससुरा अंडाशय का काम क्या है, तो अंडाशय ससुरा अंडा का निर्माण करता है। और दूसरी बात यह है कि ये ससुरा 3 गो हार्मोन को छोड़ता है। हार्मोन क्या करता है, यही जो है मेन चीज होता है। हार्मोन ससुरा मेन चीज होता है। हमने बताया ना कि ग्रंथि में ससुरा हार्मोनिया रहते हैं, और हमने हार्मोनिया के भी बारे में बताया था। तो अंडाशय क्या करता है, 2 काम करता है। पहला काम करता है ये अंडाणु का निर्माण करता है, यानी कि अंडा का निर्माण करता है। और दूसरा काम ये करता है, ये ससुरा हार्मोन को छोड़ता है। कितने प्रकार के हार्मोन को, तो 3 प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। जिस तरह नर के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता था ना मित्रों, उसी तरह मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। नर के वृषण से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो हमने बताया था कि वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि उसका मोछ दाढ़ी ससुरा आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह महिला के शरीर में या मादा के शरीर में या गर्ल्स के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, तो ये ससुरा द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाएगा। स्तन बड़ा हो जाएगा, जननांगों का विकास होने लगेगा, बाल आना शुरू हो जाएगा। ये किसके कारण, एस्ट्रोजन के कारण। और नर में किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो वही लिखे हैं, पहला हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है मित्रों। यह क्या करता है, यह स्त्रियों में स्तनों का विकास करता है, गर्भाशय का विकास करता है, योनि एवं जननांगों का विकास करता है मित्रों। एक्चुअली में स्तन जो है नर के भी पास रहता है और मादा के भी पास रहता है, इसलिए हम लोग ससुरा स्तनधारी जीव कहलाते हैं। पूछेगा कैसे, ये तो आप क्या बोल रहे हैं सर, मर्द को भी ससुरा स्तन होता है। हाँ, स्तन होता है, लेकिन मर्द का जो स्तन होता है वो ससुरा छोटा होता है। क्यों, यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण।
मादा में ये एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जबकि नर में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसलिए नर का स्तन छोटा होता है जबकि मादा का स्तन बड़ा होता है। और हमने बताया था एमसी के बारे में, मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है। स्त्री को हर 28 दिन के बाद मासिक धर्म आता है। हम आगे चर्चा करेंगे मासिक धर्म में ब्लड आता है, कैसे ब्लड आता है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ससुरा ये क्या करता है, एमसी को नियंत्रित यानी कि मासिक धर्म को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। और यही ससुरा स्त्री जननांगों का विकास करता है, गर्भाशय का विकास करता है, योनि का विकास कौन करता है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है लड़कियों में 12 साल के बाद निकलना शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये ससुरा स्तन का विकास करता है। ये तो स्तन का विकास करेगा, ये भी ससुरा स्तन का, ये स्तन को बड़ा करता है और ससुरा ये गर्भ धारण करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा जो हार्मोन है वो ससुरा रिलैक्सिन हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा चाचा, यही आपको समझना है, ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये अंडाणु का निर्माण हुआ कहां, अंडाशय में। और जब ससुरा आप सेक्स कीजिएगा तो सेक्स करने के बाद इधर से आपका ये स्त्री का क्या हुआ, योनि हुआ। इधर से जब जाता है क्या जाता है मित्रों, शुक्राणु जाता है। तो जब शुक्राणु जाता है तो शुक्राणु और अंडाणु इस जगह पर मिलता है। शुक्राणु और अंडाणु यही इस जगह पर मिलता है। इसको हम लोग इस नली को जो नहीं देख रहे हैं, इस नली को कहा जाता है फेलोपियन नलिका, यानी फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब। इसी नली में ससुरा अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलता है, यानी कि दोनों का वरमाला कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन नलिका, ठीक है? इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, हिंदी में फेलोपियन नलिका कहा जाता है। तो ससुरा अंडाणु और शुक्राणु दोनों इस नलिका में मिलता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है ना तो उसको मिलता नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं चाचा, निषेचन। अरे जरा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, निषेचन। इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बताएंगे टेंशन नहीं कीजिए। तो ये दोनों जब मिल जाता है ना तो यहां ससुरा मिला, बरमाला किया। और जब बरमाला किया अब रहेगा कहां, वहीं बरमलवे जगह पर रहेगा। उसके लिए घर चाहिए कि नहीं, तो ससुरा घर यहां जगह मानता है और उसके घर को, अंडाणु और शुक्राणु के घर को बोलते हैं गर्भाशय। यही ससुरा रह रह के ये लोग बड़ा होता है। कौन, अंडाणु और शुक्राणु यही रहता है। यानी कि अगर पेट में बच्चा हो तो उसे भ्रूण कहते हैं, और वही बच्चा अगर बाहर निकल जाता है तो उसको बच्चा कहता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो गर्भाशय में बच्चे को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। जबकि वही बच्चा अगर बाहर निकल गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा कहेंगे, ठीक है? यानी कि निषेचन प्रक्रिया कहां हुआ, फेलोपियन नलिका में। जबकि यहां जो भ्रूण का जो विकास होता है कहां होता है, गर्भाशय में होता है। तो वही मित्रों, अब देखो गर्भाशय में कितना दिन तक रहेगा, अगर ज्यादा दिन तक रहेगा ससुरा पेट फट जाएगा, उसका भी तो कोई लिमिट चाहिए। तो ससुरा गर्भाशय में जो भ्रूण रहता है, यानी कि जो बच्चा रहता है, वो 9 महीना तक रहता है, यानी कि 270 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 270 दिन तक रहता है। अब 9 महीना के बाद वो बच्चा क्या होगा, निकलेगा। सब चीज का विकास हो जाएगा, हाथ पैर नाक कान आंख सब चीज का विकास हो जाएगा, तो वो निकलेगा। अब जब निकलता है तो निकलने में ये हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन मदद करता है। जब कोई स्त्री बच्चे को पैदा करने वाला होता है उस स्थिति को कहा जाता है प्रसव। क्या हो जाता है, प्रसव। और जब बच्चा निकलने वाला होता है तो ससुरा भयानक दर्द करता है, जिस कारण हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, प्रसव पीड़ा। क्या यूज करते हैं, प्रसव पीड़ा। भयानक दर्द करता है, हर स्त्री को दर्द करता है मित्रों। ये रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है। क्या होता है, गर्भाशय का जो दरवाजा होता है इस तरह कैप जैसा लगा होता है। ये रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, धीरे धीरे इसको खोलता है। और जब खोलता है तो ससुरा दर्द होता है, लेकिन उससे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। इसलिए रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, प्रसव के लिए सहायक होता है, या गर्भाशय के मार्ग को क्या करता है मित्रों, चौड़ा कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी होगा तो ससुरा नॉर्मल डिलीवरी में आराम से रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है, तो आराम से गर्भाशय को चौड़ा कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी में कितना खर्चा होगा, लमसम में 5,000 भी नहीं होगा। हमको लगता है 500 रुपया नहीं होता है। 500 रुपया को बबुआ झुनझुनुआ को सब मीठे तीठे बांट के खत्म कर देता है। लेकिन डॉक्टरवा सब होता है खचड़ा, वो क्या करता है, लेडीज सबको जब दर्द से बेचैन होती है तो जाती है हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल जाती है तो ससुरा वहां डॉक्टर देख लेता है, अच्छा रुको इसको ऐसा दवाई देते हैं जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन को निकलने ही नहीं दे। ससुरा दवाई दे देता है, और जब दवाई दे देता है उसको जो है डिलीवरी होने में ससुरा बहुत दिक्कत होता है। और जब दिक्कत होता है, दर्द करता है, जिस कारण जो है हॉपलेस हो जाता है। जितने भी गार्जियन होते हैं वो ससुरा हॉपलेस हो जाते हैं। आनन फानन में बोलता है कि इसको ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन करोगे तो एक ऑपरेशन का कितना लगता है, 30,000। अब 30,000 डॉक्टर साहब को दीजिए। जो चीज 500 रुपया में होने वाला था वो ससुरा सीधे 30,000 लगाता है। समझ रहे कि नहीं, यही रिलैक्सिंग हार्मोन का सबसे बड़ा फेरबदल है। डॉक्टर वन सब ससुरा इसी में जो है पैसा कमाता है। ससुरा महिलाओं का भी गलती है। ससुरा महिला सब प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेगी, काम नहीं करेगी। ससुरा भले भारी भारी मत उठाइए, क्या दिक्कत है। हमने आपको बताया था कि गर्भाशय के दौरान डायफ्राम ससुरा काम नहीं करता है। भारी भारी मत उठाइए, कौन बोलता है उठाने के लिए, लेकिन ससुरा काम नहीं करती है। रिलैक्सिंग कहता है कि जितना तुम काम करोगे उतना स्रवित होंगे, उतना निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो हमको जो है प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगा। जब नैहर में अपना बाप के घर रहेगी तखनी सब गोबर तोबर
सब उठाएगी ससुरा, और इसके बाद जैसे अपना पति के घर आएगी उसमें नखरा करेगी, क्या है झाड़ू, ओ माय गॉड वो झाड़ू। अब देखिए एगो बात और है, एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे निकलना शुरू हो जाएगा ना मित्रों, तो लड़कियों की लंबाई में बेन लग जाएगा। क्या मतलब, लड़की नहीं बढ़ेगी, उतने रह जाएगी, कम बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मादा जननांग का दूसरा भाग है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, यानी तो अंडवाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी। ये ससुरा अंडवाहिनी में क्या होता है, तो हमने आपको बताया था ना कि ये है आपका गर्भाशय, ये जो है आपका अंडाशय हुआ। अंडाशय जो है मेसोवेरियम नामक के झिल्ली से जो है गर्भाशय से जुड़ा होता है। और जैसे ससुरा शुक्राणु आता है तो अंडाशय से क्या निकलता है मित्रों? अंडाणु निकलता है। ये ससुरा जो अंडाणु है, अंडाणु जो चल नहीं पाता है, ये ससुरा अंडाणु में गति नहीं होता है। गति किस में होता है मित्रों? तो शुक्राणु में गति होता है। जैसे यहां शुक्राणु आता है तो शुक्राणु ससुरा आधा इधर चला जाता है। अंडाणु को एनी टाइम चाहिए शुक्राणु, अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलता है ससुरा गुस्सा के लाल हो जाता है, और जब गुस्सा के लाल होता है तो वही तो मेनोस्ट्रेट साइकिल आता है, गिरने लगता है। अब हम आगे चल के बताएंगे। तो यहां क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलता है, मिलने का काम कहां होता है मित्रों? यही फेलोपियन ट्यूब में होता है। इस जगह पर जो है अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाएगा, और मिलने के बाद भ्रूण का विकास कहां होता है? अब इसको ससुरा इस भ्रूण को जो मिला, यानी कि जो निषेचन हुआ, निषेचन मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलता है, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ससुरा मिलने का काम जो है फेलोपियन नलिका में होता है, लेकिन उसको भोजन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो कहां मिलता है मित्रों? गर्भाशय में मिलता है। तो ये मिलने के बाद भ्रूण का विकास कहां होता है? गर्भाशय में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है मित्रों? अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? निषेचन होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर ससुरा यहां इसी नलिया को काट दे या बांध दे, ना रहब बांस ना बाजी बांसुरी, तो ना ससुरा इधर शुक्राणु जाएगा और नहीं अंडाणु आएगा। तो जब शुक्राणु नहीं जाएगा, अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन, तो इसलिए अब ससुरा इसके नली को बांध दिया जाता है। किसकी नली को बांध दिया जाता है? फेलोपियन नली को बांध दिया जाता है। जब स्त्री जो है परिवार नियोजन में जब ऑपरेशन कराता है, यानी कि स्त्री जो है नसबंदी जब कराता है, यही फेलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। स्त्री नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबोक्टोमी। समझ पा रहे हैं? पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? विस्कोटोमी। स्त्री नसबंदी में किसको बांध दिया जाता है मित्रों? तो फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे थे? तीसरा जो हुआ वो गर्भाशय, इसको हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं, इंग्लिश में ससुरा यूटेरस भी कहते हैं। अब ये हुआ आपका गर्भाशय। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हुआ आपका मित्रों? गर्भाशय हुआ। गर्भाशय में किसका विकास होता है? तो भ्रूण का विकास होता है। निषेचन कहां हुआ? फेलोपियन नलिका में। अंडाणु का निर्माण कहां हुआ? अंडाशय में। निषेचन कहां हुआ? फेलोपियन नलिका में। निषेचन कहां हुआ? फेलोपियन नलिका में। और भ्रूण का विकास कहां होता है? आपका गर्भाशय में होता है। ठीक है। और गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसे होता है? थैली की तरह होता है। ध्यान से समझिए, जब भ्रूण का विकास होता है ना, भ्रूण मतलब समझ रहे हो, बार बार हम भ्रूण बोल रहे हैं। जब बच्चा पेट में हो तो उसे भ्रूण कहा जाता है। बच्चा जैसे बाहर निकल जाता है उसे हम लोग बच्चा या बेबी कहते हैं। ठीक है। तो ससुरा सबसे पहले भ्रूण में किस चीज का निर्माण होता है? तो सबसे पहले दिल का निर्माण होता है। और वही जब दिल धड़कता है ना, तो धड़कता है तो ससुरा महिला को वोमिटिंग आता है। नहीं देखते हैं फिल्म में, जैसे वोमिटिंग आता है तो उसकी सास जो है देख लेती है, कहता अच्छा अब ससुरा कुछ खुशखबरी आने वाला है। समझ पा रहे? तो खुशखबरी क्या आ रहा है? समझ पा रहे? यानी कि वो बच्चा वो कब होता है? 1.5 महीना के बाद उसका दिल बनता है। तो जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, तो निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। आता कहां? गर्भाशय में। और जब गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में आने के बाद 7 सप्ताह के बाद, यानी कि 1.5 महीना के बाद भ्रूण का सबसे पहले दिल का निर्माण होता है। अब भ्रूण यहां रहेगा तो उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस तरह बच्चे को बाहर में हम लोग भोजन देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उसी तरह भ्रूण को भी तो भोजन चाहिए। तो भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो ससुरा गर्भनाल से मिलता है। गर्भनाल देखते हैं ना, पैदा होने के बाद भी ससुरा नाभि से एगो नस जुड़ा रहता है, उसी को गर्भनाल कहते हैं। पेट में जब रहता है ना, उसी से भोजन ससुरा भ्रूण को मिलता है। और जब बाहर आ जाता है, बच्चा जब बाहर आ जाता है तो वो गर्भनाल जुड़ा रहता है। पैदा होने के कुछ दिन बाद वो गर्भनाल को काट दिया जाता है, और काटने के बाद देखते हैं वो धीरे धीरे सूख जाता है, उसमें कुछ ड्रॉप वगैरह रहता है, देता है, फिर सूख जाता है, धीरे धीरे वो ससुरा अलग हो जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए गर्भाशय के 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 3 परत। पहला है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और तीसरा है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के जो पहला परत है उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, और जो दूसरा जो परत है, जो मध्य भाग का जो परत है, उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो सबसे आंतरिक भाग का जो परत है इस ससुरे को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम ही क्या होता है? जब मेनोस्ट्रेट साइकिल आता है ना, तो यही परत ससुरा टूट जाता है, यही परत ससुरा टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, जिस कारण ये ब्लड आता है। समझ पाए? तो हमने लिखा है पेरीमेट्रियम या बाहरी परत है, हिंदी में इसे परी गर्भाशय कहा जाता है। मायोमेट्रियम को गर्भाशय पेशी स्तर कहा जाता है, या बीच वाला भाग है। इस स्तर का मुख्य कार्य गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। मतलब गर्भाशय को क्या करता है? गर्भाशय को एक जगह जमा रखता है, संकुचित रखता है। और तीसरा है एंडोमेट्रियम, ये ससुरा एमसी के दौरान ये नष्ट हो जाता है। और गर्भाशय का निचला भाग संकरा होता है। गर्भाशय का जो निचला भाग कैसा होता है? संकरा होता है। हमने बताया ना, उस संकरे भाग को खोलने का काम कौन करता है?
है रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है। इस संकरा भाग को कहा जाता है ग्रीवा। क्या कहा जाता है? ग्रीवा, यानी तो इंग्लिश में इसे सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विक्स कहा जाता है। और ग्रीवा के बाहर वाले भाग को, इस सबसे बाहर वाले भाग को योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। क्या मेरी बात को समझे? मादा जननांग का पहला भाग अंडाशय। अंडाशय में किस चीज का निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और साथ ही 3 गो हार्मोन छोड़ता है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन। इसके बाद अंडाशय के बाद ससुरा आता है फैलोपिन नलिका में। अंडाणु और शुक्राणु निषेचित कहां होता है? फैलोपिन नलिका में। निषेचित होने के बाद यानी दोनों मिलने के बाद दोनों का विकास कहां होता है मित्रों? तो आपका गर्भाशय में होता है, यानी कि भ्रूण का विकास ससुरा गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के 3 परत होते हैं, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। एमसी के दौरान इंडोमेट्रियम परत नष्ट हो जाता है, जिस कारण ससुरा ब्लड आता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये आपका क्या हुआ मित्रों? गर्भाशय। ये ससुरा क्या हुआ आपका? हम ऐसे ही रफ में बना रहे हैं। ये आपका फैलोपियन नलिका, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? अंडाशय हुआ। यहां से कौन सी झिल्ली से जुड़ा रहता है? मेसोवेरियम नाम की झिल्ली। किस झिल्ली से? मेसोवेरियम नाम की झिल्ली से, ठीक है। देखिए गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में जो स्पर्म होता है ना, जो पुरुष का जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है? रिसीव करता है। गर्भाशय जो है स्पर्म को लेने का काम करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फैलोपियन नलिका होते हुए ये आपका जो अंडाशय है इस जगह पर दे देता है। समझ पा रहे हैं किसको दे देता है? या अंडाशय के पास क्या रहता है? अंडाणु रहता है। गर्भाशय के जो निचला भाग होता है उसे हम लोग योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि। इंग्लिश में इसे वेजिना कहा जाता है। तो हमने लिखा है कि इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। यह ससुरा लुब रहता है, मतलब प्लास्टिक जैसा फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है, ठीक है। तथा यह फैलने योग्य होती है। यह कैसे योग्य होती है? फैलने योग्य होती है। या बाहर की ओर छिद्र भाग या वल्वा के द्वारा खुलती है। वल्व मादा जनन अंग के सबसे बाहरी भाग को वल्वा या भग कहा जाता है, ठीक है। अब ससुरा इस वल्वा के पास एगो ग्रंथि रहता है, एगो झिल्ली रहता है, जिसे हाइमन झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइमन झिल्ली। ये बहुत ही पतली झिल्ली है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप भारी काम कीजिएगा या जो है आप पहली बार संभोग कीजिएगा तो इस कारण ये झिल्ली टूट जाता है। जब टूट जाता है तो ये क्या होता है? ब्लड आता है। तो कभी कभी क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अगर मान लीजिए कोई लड़का लड़की शादी करता है शुरू में, तो शादी करने के बाद लड़का सोचता है कि ये सोचिए हाइमन ग्रंथि इसका नहीं टूटा होगा, जिस कारण अगर पहली बार संभोग करेगा तो ब्लड आ जाने से वो समझता है कि वो लड़की जो है वो किसी से जो है फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। ये चीज बहुत गलत है। क्योंकि हाइमन ग्रंथि को कोई भी भारी काम अगर लड़की करती है तो ससुरा ये हाइमन ग्रंथि अपने आप टूट जाता है। ये पतली झिल्ली अपने आप टूट जाता है। इसलिए तो ये जरूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स के दौरान ब्लड ही आए, नहीं भी आ सकता है। क्यों? अगर कोई लड़की अगर भारी काम करती है तो उसका हाइमन ग्रंथि अपने आप टूट जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो वही लिखे हैं, वाल्वा हाइमन नामक एक पतली झिल्ली से ढकी होती है। पहली बार संभोग या चोट इत्यादि लगने से यह झिल्ली टूट जाता है, और जब टूटता है तो इस झिल्ली का निर्माण दोबारा नहीं होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? अब सबसे अंतिम भाग है वो वाल्वा है, या इसे भग कहा जाता है, या योनि के ठीक बाह्य जननेंद्रियां के रूप में स्थित होती है। यह सबसे बाहरी भाग है, योनि के सबसे बाहरी भाग है, यानी कि मादा जननांग के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? वाल्वा या भग कहा जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? अगर समझे तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग मासिक धर्म के बारे में समझते हैं। मासिक धर्म का कई नाम है, मासिक चक्र, रजोधर्म, मासिक स्राव। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमसी, ठीक है। शॉर्ट में एमसी या माहवारी भी बोलते हैं, या महीना भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये आता कैसे है, आज इसी के बारे में आज हम लोग शानदार और जानदार तरीके से समझेंगे। देखिए कुछ चीज होता है ना कि आपको ये शिक्षा नहीं दिया जाता है। ये सब ससुरा बताइए, सरकार जो है पागल है जो आपके 10वां के बुक में डाला हुआ है, इसको भी कुछ सोच समझ कर डाला है। क्योंकि आप जिस अवस्था में पढ़ रहे हैं ना, उस अवस्था में आप क्या हो चुके हैं? किशोर हो चुके हैं। आप जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण को भी दिखाएंगे, इसलिए जो है सरकार ने जो है 10th की बुक में इसको डाला है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है? गर्भाशय है। ये आपका फैलोपियन नलिका है। ये आपका क्या है? अंडाशय है। ये आपका मेसोवेरियम झिल्ली है। इस अंडाशय में क्या बनता है मित्रों? अंडाणु बनता है। क्या बनता है मित्रों? अंडाणु बनता है। जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब यौवनारंभ की जो अवस्था होती है, जब स्त्रियों में जब यौवनारंभ की अवस्था होती है, यौवनारंभ मतलब हमने बता चुका है, किशोरावस्था की अवस्था को यौवनारंभ की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक मां एक पूर्ण विकसित अंडा का उत्सर्जन करती है। अंडाशय क्या करती है? पूर्ण विकसित अंडा का उत्सर्जन करती है। स्त्री शरीर में प्रत्येक माह होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जो एमसी होता है ना वो 28 दिन में आता है। कितने दिन में आता है? 28 दिन में आता है। ध्यान से समझिएगा कि मान लो अगर किसी भी महिला को 1 तारीख को एमसी आया, ध्यान से समझिएगा, 1 तारीख को एमसी आया तो कितने तारीख तक रहेगा? 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उसका एमसी रहेगा। यानी कि 6 से किसी का 5 दिन तक भी रहता है, 6 दिन तक भी रहता है, 7 दिन तक भी रहता है। एवरेज हम मान लेते हैं कि उसका 7 दिन तक रहता है, ठीक है।
तो 1 तारीख तक 7 तारीख तक रहता है। इसके बाद 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ससुरा ये जो अंडाणु है ना, ये अंडाणु धीरे धीरे बनना चालू होता है। ये अंडाणु क्या होता है? बनना चालू होता है। अब ससुरा ये जो 14वें दिन जो होता है, 14 तारीख से लेकर आपका 21 तारीख तक अंडाणु मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो ससुरा बड़ा हो जाता है निषेचन करने के लिए। तो अब क्या चाहिए मित्रों? अब उसको शुक्राणु चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यानी कि वो परिपक्व हो जाता है। अगर आप किसी पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शुक्राणु गया तो ससुरा निषेचन होगा। निषेचन कहां होता है? आपका फैलोपियन नलिका में। और आता कहां है? आपका गर्भाशय में। भ्रूण का विकास आपका गर्भाशय में होता है। ध्यान से समझिएगा। तो अब अगर आप सेक्स किए, सेक्स करने के बाद अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिला तो आया गर्भाशय में। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं, तो जब नहीं करते हैं तो ये ससुरा क्या होता है? ये जो अंडाणु होता है ये परिपक्व होता है, देखता है वो 7 दिन तक आशा देखता है। 7 दिन तक उसको कुछ नहीं मिलता है, तब ससुरा वो क्या होता है? 28वें दिन जो है वो ससुरा निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि 21 दिन, यानी कि 21वें दिन तक परिपक्व होता है। 7 तारीख से 14 तारीख तक अंडाणु बनता है, 14 तारीख से 21 तारीख तक परिपक्व होता है। फिर 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अंडाणु धीरे धीरे क्या होता है? वो मरना चालू करता है। उसको जब शुक्राणु नहीं मिलता है तो उस याद में वो ससुरा गुस्सा के लाल हो जाता है, अर्थात मरना चालू हो जाता है। धीरे धीरे शुक्राणु क्या होता है? इस माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर आने लगता है। हमने बताया था इंडोमेरिटियम नाम की झिल्ली को तोड़ देता है, जिस कारण ब्लड आता है। वो ब्लड ससुरा मरा हुआ आता है। कुछ महिला क्या करती है कि यहाँ कपड़ा लगा लेता है, उस ब्लड में ज्यादा बैक्टीरिया रहता है, जिस कारण वो जननांग के माध्यम से आपके गर्भाशय में वो बैक्टीरिया चला आता है, और जिस कारण सूजन होता है। धीरे धीरे वो गर्भाशय कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए कपड़ा न लगाएं, नेपकिन या स्टेफ्री का यूज करें। सरकार ने जो है एक योजना भी लागू किया है, नेपकिन योजना, ठीक है? तो उसका फायदा उठाएं। एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु निकलता है, एमसी जैसे आता है, अगर जनवरी महीना में 1 नंबर अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है ना, तो फरवरी महीना में इससे निकलेगा। एक ही बार में दोनों काम नहीं करता है, अलग अलग करता है। जनवरी महीना में अगर ई अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है तो फरवरी महीना में ई अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, ठीक है? मार्च में इससे निकलेगा, मतलब दोनों एक बार में काम नहीं करता है। तो हमने लिखा है कि एमसी की समान अवधि कितने दिन की होती है मित्रों? 28 दिन की होती है। इस चक्र के प्रथम 7 दिनों तक स्त्री के शरीर से रक्त व उत्तकों की हानि होती है। मतलब 1 तारीख को आया तो 7 तारीख तक ससुरा ब्लड निकलता है। फिर इस चक्र के 14वें दिन, कितने दिन? 7 तारीख से लेकर 14वें दिन तक अंडाणु ससुरा परिपक्व हो जाता है, फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। अंडाणु कहां आ जाता है? अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में आता है। यदि नर और मादा सेक्स करता है, अगर दोनों संबंध बनाता है, तो अंडाणु व शुक्राणु की मुलाकात से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मतलब क्या होता है? एक्चुअली में ध्यान से समझिएगा, जैसे होता है शुक्राणु एनी टाइम खोजता है कि ससुरा हम जोड़ा बनाए, युग्मक बनाए। क्या बनाए? युग्मक। जोड़ा को क्या बोला जाता है? युग्मक। तो इसलिए ये किसका युग्मक है? नर का। इसलिए शुक्राणु को कहा जाता है नर युग्मक। और अंडाणु भी चाहता है कि ससुरा हम जोड़ा बनाए। ये ससुरा दोनों अकेला रहना पसंद ही नहीं करता है, वो अनिटाइम वो जोड़ा बनाने के लिए खोजता है। इसलिए इसको बोलते हैं नर युग्मक। और अंडाणु क्या किस में रहता है? मादा में रहता है, और जोड़ा बनाने के लिए खोजता है। इसलिए ससुरा इसे मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। समझ पा रहे? और जब दोनों मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। जाइगोट कहा जाता है इंग्लिश में। समझ पा रहे? तो जब यदि नर और मादा सेक्स करता है तो अंडाणु और शुक्राणु की मुलाकात से युग्मनज का निर्माण होता है, जो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यहां दोनों मिलकर कहां आता है मित्रों? गर्भाशय में आता है। अगर अंडाणु व शुक्राणु की मुलाकात नहीं होती है, अगर आप सेक्स नहीं करते हैं, तो गर्भाशय से उत्तक को तोड़ा जाता है। गर्भाशय से उत्तक को क्या किया जाता है? यहां हमने बताया था ना, इंडोमेरिटियम झिल्ली को तोड़ा जाता है। और जब तोड़ा जाता है तो अगले एमसी की चक्र की तैयारी होती है। अब अगले एमसी की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक आपका तो एमसी रहेगा। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक क्या होगा? धीरे धीरे अंडाणु बनेगा। मतलब अभी बाल अवस्था में, अभी बच्चा है अंडाणु। और 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ससुरा ये क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब ये यानी कि ये बड़ा हो जाता है। अब जैसे इसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो 21 तारीख से 28 तारीख तक ससुरा ये मुरझाना चालू हो जाता है। और 28 तारीख के बाद फिर क्या आ जाता है मित्रों? आपका फिर दूसरा प्रक्रिया शुरू होने लगता है एमसी का। ठीक है? पहली बार जब लड़की को एमसी आता है तो उसे मोनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मोनार्की कहा जाता है। होता है कि स्त्रियों में कुछ खास समय के बाद ये ससुरा एमसी खत्म हो जाता है, यानी कि 45 से लेकर 50 साल के बीच में ये एमसी खत्म हो जाता है। इसलिए उस अवस्था को कहा जाता है रजोनिवृत्ति। क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्ति। इंग्लिश में इसे मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनोपॉज कहा जाता है। और हम कैसे मानेंगे कि अंतिम एमसी है? अगर लमसम में 12 माह तक अगर एमसी नहीं आया तो समझ लेता है अब वो महिला जो है मेनोपॉज की अवस्था में है, यानी कि उसका अंतिम एमसी मान लिया जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? कभी कभी क्या होता है, एमसी के दौरान जो है महिलाओं का भयानक पेट दर्द करता है। तो देखिए,
एमसी अगर आएगा तो दर्द करेगा ही करेगा। हर महिला का दर्द करता है, लेकिन किसी किसी का अधिक दर्द करता है। तो क्या होता है कि कर बकर चीज खाते हैं, जिस कारण एमसी के दौरान आपका पेट दर्द करता है। तो देखिए, अक्सर मैदा वाला चीज आप नहीं खाइएगा, ठीक है। अगर आपको दर्द करता है तो गर्म पानी लेकर आप पेट के पास सेंकिए, धीरे धीरे आपको आराम बुझाएगा, ठीक है। उस सबको दर्द करता है। क्या मेरी बात को समझे चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ससुराल निषेचन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाता है उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो हमने आपको बताया था ना, शुक्राणु ससुरा क्या करता है, ये जोड़ा बनाने के लिए खोजता है। तो किसमें है शुक्राणु? किसमें? नर में है। ये जोड़ा बनाने के लिए खोजता है, इसलिए इसे शुक्राणु को बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलता है? नर युग्मक। और अंडाणु भी क्या करता है, ये जोड़ा बनाने के लिए खोजता है, किसमें? मादा में। तो मादा युग्मक, इसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। इंग्लिश में फीमेल गैमेट, इसको मेल गैमेट कहा जाता है। तो वही लिखे हैं, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। यानी कि पुरुष के शरीर में नर युग्मक कौन होता है? स्पर्म होता है। और मादा युग्मक कौन होता है? आपका ओवम होता है, यानी कि अंडाणु होता है। ये दोनों ससुरा मिलता है तो उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये कहां होता है, यानी कि निषेचित होने का काम कहां होता है? आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद युग्मनज के बाद ये भ्रूण बनता है। भ्रूण कहां बनता है? तो गर्भाशय में बनता है। कहां बनता है मित्रों? गर्भाशय में बनता है। और फिर गर्भाशय में धीरे धीरे ये भ्रूण बड़ा होने के बाद, विकसित होने के बाद किसका निर्माण होता है? 9 मंथ के बाद ससुरा शिशु का निर्माण होता है। उसी को इंग्लिश में हम लोग बेबी कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब एक बात समझिएगा, बच्चा पैदा करने के लिए 7 ml स्पर्म होना चाहिए। कितना ml स्पर्म होना चाहिए? 7 ml स्पर्म होना चाहिए। और 7 ml में लमसम में कितना स्पर्म होता है जानते हैं? 30 से लेकर 50 करोड़ ससुरा स्पर्म होता है। 7 ml में अगर स्पर्म की संख्या बात करें तो 30 से लेकर 50 करोड़ स्पर्म रहता है। और उस 30 करोड़ में मात्र एक ही स्पर्म जो है अंडाणु से मिलता है, और वही जो है भ्रूण का निर्माण करता है। बाकी बात वो सब फालतू हो जाता है। यानी कि अगर 7 ml से अगर आपको कम निकलता है स्पर्म तो आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसलिए लमसम में 7 ml होना चाहिए। और 7 ml में टोटल स्पर्म की संख्या कितनी होती है? 30 से 50 करोड़ स्पर्म होती है। 30 से 50 करोड़ में मात्र एक स्पर्म ही जो है भ्रूण के विकास में भाग लेता है, यानी कि अंडाणु से मिलता है। क्या मेरी बात को समझे चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने मादा जनन अंग के बारे में क्या क्या समझा। सबसे पहले अंडाशय के बारे में समझा, इसके बाद हम लोग फेलोपियन नलिका के बारे में समझा, इसके बाद हम लोगों ने गर्भाशय के बारे में समझा, इसके बाद ग्रीवा के बारे में समझा, इसके बाद योनि के बारे में समझा, एमसी के बारे में समझा। इसके बाद हम लोगों ने यह समझा कि निषेचन किसे कहते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, जब आप जो है मादा जननांग का जब वीडियो देखिएगा तो आप पहले जो है नर जननांग का वीडियो देखिएगा, तभी आप मादा जननांग का वीडियो देखिएगा, यानी दोनों साथ में देखिएगा, तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।